नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो कल की क्लास में हमने शुरुआत किया था क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान से संबंधित जो भी बातें थी प्रारंभ की कि कैसे कैसे पाठ्यक्रम को किया जाएगा। और पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया, सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया हम कह सकते हैं वायुमंडल के बारे में। और वायुमंडल के बाद मौसम और जलवायु की एक सामान्य सी समझ बनाई हमने, और फिर वायुमंडल के जो विभिन्न परतें हैं उन विभिन्न परतों के बारे में हमने समझा, कहां पर क्या क्या स्थितियां बनती हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग बात करते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक है जलवायु विज्ञान का, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तापमान। तो तापमान जलवायु विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। हम कह सकते हैं कि जलवायु विज्ञान की एक तरह से बैकबोन है टेम्परेचर, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एक तरह से जलवायु विज्ञान का बैकबोन है। बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि जलवायु विज्ञान आगे हमें टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही बेहतर तरीके से समझ आएगी, समझ अच्छी बनेगी हमारी टॉपिक पे। साथ ही चूंकि ये प्रीलिम्स का बैच है तो यहां पर तो हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य रूप से बातें करेंगे, लेकिन जब मेंस का टॉपिक आएगा तो वहां पर हम थर्मल इन्वर्जन रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मेंस के आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारी बातों को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग तापमान। टेम्परेचर सबसे पहले जानना जरूरी है कि तापमान क्या है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि साइंस की किताबों में पढ़ करके आइएगा टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा। तो पहले तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर, तापमान इन साइंस में किस प्रकार से तापमान को हम देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट कैसे कार्य करता है, ये किस प्रकार से तापमान को देखा जाता है। अगर मैं साइंस की बात करूं, विज्ञान में बात करें तापमान की, तो साइंस में टेम्परेचर एज अ स्केल काम करता है। एज अ स्केल हम कह सकते हैं एक मापक के रूप में कार्य कर रहा है। कैसा है, तो हम कह सकते हैं एक मापक के रूप में है, एक स्केल के रूप में है। और काम क्या करता है, तो किसी भी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा होता है। क्या कर रहा है, तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन। तो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा के मापन करने का काम करता है तापमान इन साइंस, विज्ञान में हम। तो विज्ञान में हम तापमान को देखते हैं एक मापक के रूप में, जिसके द्वारा हम वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन करने का कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं ऊष्मा, हीट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का ही एक रूप है। किसका रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ध्यान रहे ज्योग्राफी में भी बात करेंगे जब हम जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो जलवायु विज्ञान में तापमान एक कारक के रूप में है, एक फैक्टर के रूप में होता है। एक फैक्टर है, एक कारक है। और कैसा कारक है, हम कह सकते हैं मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो इन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, तापमान को हम कैसे देखते हैं, हम तापमान को देखते हैं
मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक के रूप में। तो ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में तापमान को एक ऐसे कारक के रूप में देखा जाता है जो कि मौसम और जलवायु को प्रभावित कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं तापमान मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इन्वायरमेंट की बात करें अगर, इन्वायरमेंट में भी टेम्परेचर एक फैक्टर की तरह है, एज अ फैक्टर एक कारक है। और क्या कार्य कर रहा है? हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट में भी तापमान पर्यावरण को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, तो बेसिक से हमने शुरुआत की कि तापमान क्या है। हम कह रहे हैं तापमान साइंस की दृष्टिकोण से एक प्रकार का मापक है जो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा होता है। भूगोल और पर्यावरण में हम कह सकते हैं एक कारक के रूप में है, जो भूगोल में हम कह सकते हैं मौसम जलवायु को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, और पर्यावरण को भी प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। फिर मैंने कहा कि जो ये ऊष्मा है, ऊष्मा दरअसल ऊर्जा का ही एक रूप है। तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, और पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सूर्य की सौर ऊर्जा। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। तो जो भी ऊर्जा आ रही है वो सूर्य से आ रही है, सौर ऊर्जा। बात करते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि सूर्य से ऊर्जा आ रही है, और ये ऊर्जा जिसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा पहुंच रही है पृथ्वी के पास। तो सौर ऊर्जा आ रही है और सौर ऊर्जा पृथ्वी के पास पहुंच रही है। आगे डिस्कस करेंगे हम किस रूप में आती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। सूर्य से ऊर्जा आई, हम कह रहे हैं सूर्य से आ रही है ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, और इस सौर ऊर्जा के एक भाग को, सौर ऊर्जा का एक भाग पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के पास आता है। कहां आ रहा है? हम कह रहे हैं वायुमंडल और पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह की जब हम बात करेंगे तो स्थल होगा इस पर, और स्थल के साथ साथ क्या होगा? जलीय सतह भी होगी। तो स्थलीय सतह और जलीय सतह के पास पहुंचती है। वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के द्वारा इस सौर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। इस अवशोषण करने के क्रम में तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ता है। एब्जॉर्ब कर लिया, ऊष्मा के रूप में परिवर्तन हो गया, और ऊष्मा के रूप में परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हो गई, तापमान बढ़ गया। यह तापमान
मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले एक कारक के रूप में है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में, मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हुआ इस प्रकार से तापमान। इसी सौर ऊर्जा का एक भाग हरे वनस्पतियों के पास जाता है। इसी सौर ऊर्जा के एक भाग को हरे वनस्पति क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं, और हरे वनस्पति इसे, इस सौर ऊर्जा को ही जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो हरे वनस्पति क्या कर रहे हैं? इसे जैव रासायनिक ऊर्जा, जैव रासायनिक ऊर्जा, बायोकेमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। बायो, स्पेशली जब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे वहां के असेंट ऑफ स्लैब का कॉन्सेप्ट क्या है, असेंट ऑफ स्लैब कैसे होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और उस स्थान पर क्या हो रहा है, पत्तियों के स्थान पर जहां पर क्लोरोफिल संरचनाएं होती हैं वहां पर क्या है, हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा का सिंथेसिस हो रहा है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के क्रम में क्या हो रहा है, तो ये सौर ऊर्जा इस जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपकी यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि किस रूप में कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्यान रहे, बायोकेमिकल एनर्जी जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन हो जाता है। इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाया भी है, जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये जो जैव रासायनिक ऊर्जा है, जो क्या है, हम क्या कह रहे हैं, बायोकेमिकल एनर्जी है। जो ऊर्जा थी कौन सी, सौर ऊर्जा थी, वो बायोकेमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई, जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल गई। ये जैव रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की न्यूट्रिशनल एनर्जी है, हम कह रहे हैं पोषक ऊर्जा है। ये क्या है, तो ये है एक प्रकार की पोषक ऊर्जा। तो ये है एक प्रकार की पोषक ऊर्जा, न्यूट्रिशनल एनर्जी है, ये पोषक ऊर्जा है। इस पोषक ऊर्जा का ही विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में एक दिशीय प्रवाह होता है। इन्वायरमेंट की क्लास में बताया, ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 आगे किस प्रकार से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मध्य इस पोषक ऊर्जा का, न्यूट्रिशनल एनर्जी का एक दिशीय प्रवाह हो रहा होता है, एक ही दिशा में जाती है। ठीक, बाद में जीव जंतु मर जाएंगे, यही किसके रूप में बदल जाएगी, अवसादों के रूप में बदल जाएगी, सेडिमेंट्स के रूप में बदलेगी, संग्रहित होगी, और अंततः यही ऊर्जा जो है तो किसके रूप में आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे क्या है, फॉसिल एनर्जी है, जीवाश्मीय ऊर्जा है। तो जीवाश्मीय ऊर्जा का भी स्रोत बन जाती है। तो है कहां पर, सौर ऊर्जा बनी, बायोकेमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हुई, न्यूट्रिशनल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हुई, अंत में कन्वर्ट हो गई किसके रूप में, फॉसिल एनर्जी के रूप में, जीवाश्म ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो ध्यान रहे, जब भी हम इस लाइन में पढ़ाई करेंगे, किस लाइन पर पढ़ाई कर रहे हैं, इस लाइन पे पढ़ाई कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा आई और वायुमंडल, स्थल और जल की सतह इनने अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के पश्चात हम क्या कह रहे हैं, तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहे हैं, वायुमंडल में परिसंचरण की क्रियाएं हो रही हैं, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, कोई ना कोई परिवर्तन करेगी। इन सारी बातों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तब हम बेसिकली अध्ययन कर रहे होते हैं ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में भी क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो हम लोग ज्योग्राफी में होंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम इस लाइन पर पढ़ाई कर रहे होंगे
कि सौर ऊर्जा के एक भाग को हरे वनस्पतियों ने अवशोषित कर लिया, जैव रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन कर दिया, पोषक ऊर्जा बन गई। पोषक ऊर्जा के रूप में एक दिशा प्रवाह हो रहा है, एक दिशात्मक प्रवाह हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, और अंत में हम क्या कह रहे हैं कि अंत में ही इसी से ही कन्वर्जन हो जाता है, किसके रूप में? जीवाश्मीय ऊर्जा के रूप में। जब हम इस लाइन पे पढ़ाई करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट की। पर्यावरण की। तो दोनों ही जगहों पर, ज्योग्राफी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, इन स्थानों पर तापमान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में है, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में है, जो मौसम जलवायु को प्रभावित कर रहा है, जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। ध्यान रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऊर्जा है सौर सूर्य से ही आ रही है ना। और हमने शुरुआत जो हमने की थी कहां से? हमने कहा था कि तापमान है एक प्रकार का मापक जो किसी वस्तु में निहित ऊष्मा का मापन कर रहा है, और ऊष्मा ही ऊर्जा का रूप है। हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो एनर्जी है या जो हीट है, इस हीट का ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। हम कह सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपना, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सबसे फर्स्ट है रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं विकिरण। रेडिएशन। दूसरा है, इसे कहा जाता है चालन, कंडक्शन। अगली विधि है, इसे कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन। अंतिम विधि है, इसे कहा जाता है अभिवहन, एडवेक्शन। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों को कौन कौन सी हैं? हम कह रहे हैं विकिरण है, चालन है, संवहन है और अभिवहन है। सबसे पहले बात करते हैं विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। विकिरण के माध्यम से जब भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है किस रूप में होगा? आप कहेंगे स्थानांतरण होगा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके रूप में हो रहा है? यह हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो जब भी विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, सदैव कैसा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगा, अथवा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा। अब कुछ बात ध्यान रखनी है यहां पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की,
तो ध्यान रहे, विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार की अयांत्रिक तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें हैं? हम कह रहे हैं ये एक प्रकार की नॉन मैकेनिकल वेव हैं। कैसी तरंगें हैं? तो ऐसी तरंगें हैं जिनके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के पादार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो ये कैसी हैं? आप कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव हैं, अयांत्रिक तरंगें हैं। अयांत्रिक तरंग हैं, नॉन मैकेनिकल वेव हैं। और अयांत्रिक तरंग का मतलब ही क्या है? आप कह सकते हैं इसका मतलब है कि ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी पादार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी तरंगें हैं जिनका ट्रांसमिशन, संचरण बिना किसी पादार्थिक माध्यम के संभव हो सकता है। अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और निर्वात में गमन करने के कारण ही इन तरंगों के द्वारा निर्वात में भी ऊष्मा का स्थानांतरण संभव हो पाता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ होता है। किससे है? आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से है। तो इन तरंगों का संबंध किससे है? ये संबंधित हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम TRUM, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम से है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम दरअसल एक व्यवस्था होती है जिस पर हम तरंगों को उनके आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। हमने बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम भी पढ़ा है, याद है? उस स्थान पर हमने क्या किया था? विभिन्न ऑर्गेनल्स को व्यवस्थित किया था। यहां पर भी क्या हम कर रहे हैं? इस स्थान पर भी हम डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें उनकी आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के आधार पर व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात किया जाए तो जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत कौन कौन सी तरंगें हैं? तो गामा वेव है, गामा वेव अथवा गामा तरंग। दूसरी है कौन सी? एक्स तरंग, एक्स वेव। तो गामा वेव, एक्स वेव, अल्ट्रा वायलेट, परावैंगनी विकिरण। गामा वेव, एक्स वेव, अल्ट्रा वायलेट, इनविजिबल, जिसे कहा जाता है दृश्य प्रकाश, विजिबल वेव। विजिबल के बाद क्या है? तो हम कह रहे हैं कि इंफ्रारेड, जिसे कहा जाता है अवरक्त, अवरक्त विकिरण। गामा वेव, एक्स वेव, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म तरंग, और रेडियो वेव, जिसे हम रेडियो तरंग भी कह सकते हैं।
गामा वेव, एक्स वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव, माइक्रो वेव, रेडियो वेव। कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव हैं जो कि नॉन मैकेनिकल वेव हैं, अर्थात ये तरंगे निर्वात में भी संचरण करने के लिए संभव हैं, इसलिए ये तरंगे निर्वात में भी ऊष्मा का स्थानांतरण कर पाती हैं। अब ध्यान क्या रखना है हमें, मैंने कहा है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के क्या है, तो स्पेक्ट्रम में तरंगों को उनकी आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य के आधार पर। तो जब कभी हम गामा वेव से किधर जा रहे हैं, रेडियो वेव की ओर, तो गामा वेव से रेडियो वेव की ओर जाने पर तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ रहा होता है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, और आवृत्ति घट रही होती है, फ्रीक्वेंसी घट रही होती है। तो वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि किन तरंगों की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी, तो आप कहेंगे सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है गामा वेव की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, तो आप कहेंगे गामा वेव का। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, तरंग दैर्घ्य किसका तरंग का सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है रेडियो तरंगों का, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव का नेचर अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसे है, मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांसवर्स नेचर है, अर्थात तरंगों का जो संचरण है, तरंगों का संचरण तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तरंग अगर इस दिशा में संचरण कर रही है, यह तरंग की अगर संचरण की दिशा है, तो तरंग के संचरण कैसे हो रहे होंगे, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होगा, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं श्रृंग अथवा हॉर्न, और इसे कहते हैं ट्रुफ अथवा गर्त। इनके मध्य की जो दूरी है यही कहलाती है आपकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो दो श्रृंग, दो हॉर्न अथवा दो गर्त, दो ट्रफ के मध्य की जो दूरी है वही कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो जो गामा वेव हैं, गामा वेव ऐसी तरंगे हैं जिनका तरंग दैर्घ्य अत्यंत कम है, यानी कि इनके दो ट्रफ अथवा दो हॉर्न के मध्य की दूरी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तीव्र गति। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, तो हम कह सकते हैं आवृत्ति है प्रति सेकंड होने वाला कंपन। एक सेकंड में तरंग कितने कंपन कर रही है, यही है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में तरंग कितनी जल्दी 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 कंपन कर रही है, यही होती है फ्रीक्वेंसी, प्रति सेकंड होने वाला कंपन। तो गामा वेव कैसी वेव है, हम कह रहे हैं गामा वेव ऐसी वेव हैं जिनमें प्रति सेकंड होने वाला कंपन सबसे अधिक है और तरंग दैर्घ्य कम है। अगर मैं आपसे कहूं ये हम निकाल कैसे रहे हैं, इसका रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मध्य, तो अगर हम वेव का क्या बात करें, वेलोसिटी, वेग की बात करें, तो वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। और आप जानते हैं जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इनका वेग फिक्स होता है,
ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी तरंगे प्रकाश की गति से संचरण कर रही होती हैं, प्रकाश की गति से संचरण कर रही होती हैं। और प्रकाश की गति निर्वात में हमने माना है प्रकाश की गति फिक्स है, प्रकाश की गति से संचरण कर रही है, इसका मतलब इनका वेग फिक्स हो गया। तो अगर किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी अब आवृत्ति घटेगी, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि अब वेवलेंथ बढ़ेगा, और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि अब वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो दोनों के मध्य में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। निष्कर्ष लिख लीजिएगा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हमें मुद्दा समझना है अपना, जिस मुद्दे पे हम चले थे। हम तो चले थे कहां से? हम चले थे कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा। यह था हमारा मेन मुद्दा। और हमने डिस्कस कर लिया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने डिस्कस कर लिया क्या? हमने देखा मेथड्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ हीट, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, और उसमें सबसे पहली मेथड ही है रेडिएशन, विकिरण। और हमने यह भी डिस्कस किया कि रेडिएशन के रूप में जब भी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा सदैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से है। तो अब एग्जाम में कई बार इस स्पेक्ट्रम से प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी तरंगे आपको मिले, अल्फा तरंगे हैं, बीटा तरंगे हैं, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ लेता है, यूपीपीसीएस में कई बार बहुत चालाक टाइप के प्रश्न पूछ लेता है, ऐसे रख देगा। ध्वनि तरंग है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ध्यान रहे। इस स्पेक्ट्रम को जरूर ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सूर्य के पास थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सूर्य में। सूर्य में क्या है? तो सूर्य में हाइड्रोजन के दो नाभिक हैं, और ये हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में मिलते हैं, और आपस में मिल करके हीलियम का एक नाभिक बना लेते हैं। साइंस की क्लास में वहां पर आपको बताएंगे कि प्रोसेस होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। नाभिक कैसे विखंडित होते हैं, कैसे आपस में जुड़ जाते हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में। यहां पर फिलहाल आप इतना समझिए कि हाइड्रोजन के दो नाभिक हैं और ये आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के पश्चात इन्होंने हीलियम का एक नाभिक बना लिया। हीलियम का नाभिक बना तो, लेकिन इस बनने के क्रम में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त हुई, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई, और यही ऊर्जा अन्य सौरमंडल के पिंडों के पास, या हम कह सकते हैं अन्य सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब के पास पहुंचती है। और इसी में से एक भाग हमारी प्यारी पृथ्वी के पास भी आता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ठीक, कुछ बातें ध्यान देते हैं। जब भी कभी किसी पिंड की अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, किसी भी पिंड की अपनी स्वयं की ऊर्जा है, इसका मतलब क्या है? वहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होगी, तभी तो उसकी खुद की ऊर्जा है। तो जब किसी पिंड की स्वयं की ऊर्जा होती है, वो उस ऊर्जा का निष्कासन हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के माध्यम से करता है। ऐसा रेडिएशन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर वेवलेंथ कम होगा। तो हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति की तरंगों वाले तरंग के माध्यम से विकिरण करता है, इसका मतलब है निम्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को छोड़ रहा है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण होगा। तो सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी की ओर विकिरण के रूप में आती है, इसे कहा जाता है लघु तरंग विकिरण, शॉर्ट
वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में अथवा लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी को सूर्य से सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। पृथ्वी ऐसा पिंड है जिसके पास उसकी स्वयं की ऊर्जा नहीं है। पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, और मैंने बताया है कि पृथ्वी की सतह, जल और स्थल और वायुमंडल इस ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो इस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करेंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, हमने बात की है तापमान बढ़ेगा, और जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के पश्चात पृथ्वी इस ऊर्जा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित करना प्रारंभ कर देती है, बाहर निकाल देती है, अपने पास रखती नहीं। तो पृथ्वी जब इस ऊर्जा को अवशोषित करती है और बाहर निकालती है, इस स्थिति में वेवलेंथ परिवर्तित हो जाते हैं, और वेवलेंथ परिवर्तित होता है तो जो शॉर्ट वेव रेडिएशन था, कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें थी, अब वो उच्च तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका मतलब है कि वेवलेंथ हो ना हो, जो तरंगें जा रही हैं इनका वेवलेंथ अधिक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इनकी कम होगी। तो पृथ्वी अब क्या कर रही है? पृथ्वी ने ऊष्मा को, इस सौर विकिरण को अवशोषित किया और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई, और इसके बाद पृथ्वी ने इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर दिया। और जब निष्कासित की तो किस रूप में किया? निष्कासन किया लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक, दो बुलेट पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को सूर्य से लघु तरंग विकिरण के रूप में, पृथ्वी को सूर्य से लघु तरंग विकिरण के रूप में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा बुलेट पॉइंट बना के लिखिएगा, पृथ्वी ऊष्मा का निष्कासन बाह्य अंतरिक्ष में, पृथ्वी ऊष्मा का निष्कासन बाह्य अंतरिक्ष में दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में करती है, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में करती है। यह पहले पॉइंट का कंक्लूजन था जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया। रेडिएशन का मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेडिएशन, इसका कंक्लूजन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्या? कंडक्शन, चालन। तो अब हेडिंग लगाइए चालन। कंडक्शन, इसकी बात करते हैं। चालन क्या है? चालन है यह भी ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। तो आप कह सकते हैं चालन क्या है? तो चालन भी ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। कैसे होता है ऊष्मा का स्थानांतरण? तो कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति, कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में कैसे होगा? तो संपर्क विधि के द्वारा। क्या हो? ऊष्मा का स्थानांतरण हो, तब हम कहेंगे क्या? चालन। कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल,
थ्रू आउट कॉन्टेक्ट मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। ध्यान रखना है, इन द अब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, कैसे? एक कण है यहां पर, इसके संपर्क में ये दूसरा कण है, इसके संपर्क में ये और दूसरा कण है। इस प्रकार से सारे कण व्यवस्थित हैं और ये कुछ इस तरह से व्यवस्थित हैं कि एक कण दूसरे कण के संपर्क में आ रहा है। मान लिया जाए कि ये है कोई आयरन की रॉड, तो ये कोई आयरन की रॉड है, ये कोई आयरन रॉड है। और कैसी आयरन रॉड है? इसमें प्रत्येक कण दूसरे कण के साथ लगातार संपर्क में है। तो हम कह रहे हैं कि कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हमने इस कण को, पर्टिकुलर कण को हमने क्या दिया? हीट दिया। हमने नीचे से आग जला दी या कुछ भी कर दिया, इसे हीट दे दिया। जैसे ही हम इस कण को हीट देंगे, इसका तापमान बढ़ जाएगा, अधिक तापमान बढ़ जाएगा। अब इस कण, ये कण इस दूसरे कण के संपर्क में है, तो अधिक तापमान वाले कण से ऊष्मा का स्थानांतरण इस दूसरे कण में आ जाएगा, इस दूसरे से इस अगले कण पर चला जाएगा, इससे इस कण में चला जाएगा। इस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरित होती जाएगी। इस प्रकार की विधि को, जो कणों के एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण ऊष्मा को स्थानांतरित कर रही होती है, इस विधि को ही कहते हैं कंडक्शन मेथड अथवा चालन की विधि। तो चालन की विधि ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा हो रहा है। अंततः हम कह सकते हैं कि इधर का जो कण है, इसके भी तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अब खाना बना रहे हैं, करछुल पानी के अंदर या सब्जी के अंदर है, एक हिस्सा अंदर है, दूसरा हिस्सा गर्म हो जा रहा है जो दूर है। किस विधि के द्वारा हुआ? तो कंडक्शन मेथड के द्वारा हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार के पदार्थों में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, तो आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनके कण सबसे ज्यादा संपर्क में हैं, यानी ठोस पदार्थ। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है यूपीपीसीएस में कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण सर्वाधिक प्रभावशाली किस प्रकार के पदार्थों में होता है। तो ध्यान रहे, ठोस पदार्थों में। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थों की संरचना में कण एक दूसरे के संपर्क में हैं, और कण जब एक दूसरे के संपर्क में है, इसका मतलब है क्या? कि ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है थ्रू आउट कांटेक्ट मेथड, संपर्क विधि के द्वारा हो रहा है। यहां पर कणों का विस्थापन की अनुपस्थिति है, कण विस्थापित नहीं हो रहे, कंडक्शन कह रहे हैं हम इसे, चालन कह रहे हैं हम। वायुमंडल में क्या है? तो अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। और सौर ऊर्जा आई, शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, SWR आया, शॉर्ट वेव रेडिएशन आया, सतह का तापमान बढ़ गया, सतह गर्म हो गई। सतह के संपर्क में जो वायु आएगी, जो वायु सतह के साथ संपर्क में आएगी, इस वायु के तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। हम कहेंगे चालन विधि के द्वारा ऐसा हो रहा है। तो चालन विधि के द्वारा सतह के संपर्क में आने वाली वायु के तापमान में वृद्धि हो जा रही है। ठीक, चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। दो मेथड हमने डिस्कस की है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट, और मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कल इसे और आगे बढ़ाएंगे और इंसुलेशन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं।